नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय हमारे साथ ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खुद अपना एक चैनल चलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने किताब लिखी, अभी मराठी में आई है, वो हिंदी में भी आने वाली है। जल्द ही उस पर भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर सर से आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ परिचय इतना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इजरायल पहुंचने वाले हैं। ये वीडियो मैं तब बना रहा हूं, और पहुंचने से पहले जितनी चर्चाएं पूरे देश और दुनिया में हुई, उसको लेकर के सर से बात करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल की शुरुआत हम ये करने जा रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दोस्त का स्वागत करने से पहले ही कह दिया है कि दोस्त आ रहा है। एक बहुत बड़ी घोषणा हम दोनों मिलकर के करने जा रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया में आतंकवाद से लड़ने के लिए एक नए हथियार का प्रयोग होगा, एक नया अलायंस बनने जा रहा है। सबको इंतजार उस बात का है। ज्यादा समय न लेते हुए सर से हम पहला सवाल यही पूछते हैं, क्या आज वो इंतजार खत्म हो रहा है? ओवर टू यू सर। देखिए, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी इनकी जो विजिट है ये काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 हफ्ते देखें तो बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स हमारे देश में आ रहे थे और बहुत सारे लोगों के साथ हमारे करार हो गया है। जैसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे मैक्रोन, उसके बाद ट्रेड डील हो गया, उसके बाद एआई की समिट हो गई। मतलब ये अभी हमारी डिप्लोमेसी है, ये काफी प्रोएक्टिव है और हम आक्रामक तरीके से लोगों के साथ अपना रिश्ता बना रहे हैं और हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें इसमें इसके अंदर ही ये जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है वो हो रही है। और देखा जाए तो अभी जो इसराइल हमास, इसराइल हिजबुल्ला, इसराइल खुदी वॉर है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो पूरा इसराइल जो है ये एक वॉर जोन है। यहाँ पर मतलब क्योंकि इसराइल एक बहुत ही छोटा सा कम एरिया वाला देश है और शत्रु के जो मतलब जो हथियार है कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो इस हालत में इजराइल में जाना वैसे देखा जाए तो बहुत ये एक डेंजर है, क्योंकि मिसाइल तो वहां पे आ जाएंगे, लेकिन अगर हम उस तरफ जा रहे हैं तो हम एक मैसेज भी दे रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब तक इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है, तो उसमें अगर आपको पता होगा कि एक 2-3 दिन पहले ही हमने एक प्रहार नाम की हमारी दहशतवादियों के खिलाफ जो एक पॉलिसी है वो हमने सबके सामने रखी हुई है। और प्रहार के ऊपर बातचीत की जाए तो वो अपने आप में एक अलग ही विषय होगा, लेकिन उसमें 2-3 महत्व के मुद्दे हैं जो समझ में आना चाहिए। एक तो ये पहली बार हमने दुनिया को बताया है कि टेररिज्म या दहशतवाद की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। हर एक देश अपने अपने कन्वीनियंस के मुताबिक उसे डिफाइन करता है। हमने बोला है कि टेररिज्म अगर लड़ना है तो हम अकेला एक देश नहीं लड़ सकता, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि रिक्रूट्स बाहर से आते हैं दहशतवाद के, उनको सिखाया तब बाहर से जाता है, पैसे उनको बाहर से मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका कोई मिलाप धर्म के साथ नहीं है, ये विदाउट एनी रिलीजन है। तीसरा, इंटेलिजेंस जो होता है ये हमने शेयर करना चाहिए, तो भी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं वगैरह। तो ये दुनिया के हर एक देश आजकल दहशतवाद से अफेक्टेड है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर ये काफी डिफिकल्ट हो गया है, हम्म। कॉस्टली हो गया है। इसलिए अगर आप इजराइल का ही देखें तो ये अलग अलग मिलिशिया इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। हिजबुल्लाह है या हमास है या हूथी होती है, है। ये कोई देश नहीं है, ये मिलिशिया है, ये दहशतवादियों का एक प्रकार है। तो इसलिए कुछ और देश उसमें शामिल हो जाए तो हमारा ये जो लड़ाई है ये मजबूत होगा। तो जिसमें माना जाता है कि इजराइल तो इसमें आएगा ही, दहशतवाद के बारे में बातचीत होगी ही, लेकिन इसके साथ साइप्रस है, इसके साथ यूएई है, इसके साथ ग्रीस है, हम्म। ये भी देश इसमें शामिल होने की संभावना है। और खास तो जो ग्रीस या अज़रबैजान जैसे जो देश है, उनका फ़ायदा ये है कि ये देश जो है, ये तुर्कस्तान के खिलाफ है। और तुर्कस्तान ये ऐसा देश था कि जिन्होंने ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि तुर्कस्तान के जो बख्तियार नाम के ड्रोन्स है, ये काफ़ी आधुनिक है
और उनका बड़े संख्या में इस्तेमाल हुआ है। अरब इज़राइल वॉर के अंदर भी हुआ है। इसके सिवाय जो यूक्रेन वॉर है, वहाँ पर भी हो रहा है। तो और ये देश हमेशा हमारे खिलाफ रहा है और पाकिस्तान के बाजू में रहा है। हुँ, और ग्रीस और ये जो बाकी जो यूरोप के देश है, ये उनके खिलाफ है। तो हुँ, एक अलायंस हो जाती है, जिसका धक्का तुर्कस्तान को होगा, जिसका पाकिस्तान को होगा, जिसका धक्का उनको मदद करने के लिए करने वाले देशों को होगा, इंक्लूडिंग कुछ हद तक सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक अलायंस किया था राइट, पाकिस्तान के साथ और उसके खिलाफ यूएई है। तो हमने इस जियोपॉलिटिकल जो टर्बुलेंस चल रहा है, हुँ, इसका इस्तेमाल करते हुए एक हमारी देशों की आघाड़ी बनानी चाहिए, जी, जिसका हम इस्तेमाल अच्छा कर सकते हैं, जिससे जो दहशतवाद का खतरा केवल भारत को ही नहीं है, बल्कि बाकी सारी दुनिया को है, वो भी कम हो सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ यहीं पे बोल दूँ कि दहशतवाद का मतलब ये मत समझना कि केवल बॉम्ब ब्लास्ट होंगे बिल्कुल, या बिल्कुल, 26/11 जैसा हमला होगा। दहशतवाद का जो स्वरूप है, ये काफ़ी बदला हुआ है और इसमें शामिल है नार्को टेररिज़्म, यानी अफूकांजा चरस का दहशतवाद, इसमें शामिल है फेक इंडियन करेंसी नोट, इसमें शामिल है सबवर्शन, इसमें शामिल है सबोटाज, रेलवे का एक्सीडेंट करना, गाड़ियों का एक्सीडेंट करना, कहीं पे आग लगाना वगैरह। इसके शामिल है वैचारिक दहशतवाद, इसमें शामिल है कुछ युवकों को उग्रवादी बनाओ, जिसे फंडामेंटलिज्म बोला जाता है, और वो कुछ उल्टी-सुल्टी कार्रवाई करेंगे। तो ये अलग-अलग जो दहशतवादियों के जो स्वरूप है, इसकी फंडिंग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होती है। कुछ कंट्रीज़ करते हैं, कुछ एनजीओज़ करते हैं, हुँ, उनकी लीडरशिप ये बाहर की होती है। जैसे कि आप आईसिस देख लीजिए, हुँ, ये मतलब पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है, या इसके सिवाय अल-कायदा जो है, ये भी दुनिया में ऑपरेट करता है, उनकी लीडरशिप ट्रांसनेशनल है। तो ये सब इस प्रकार के जो दहशतवादी जो ट्रांसनेशनल है, अलग-अलग देशों में काम करते हैं, तो इनके खिलाफ एक अलायंस हो जाए, तो जी, हमारी जो लड़ाई है दहशतवाद के खिलाफ, ये और अच्छी बनेगी। तो ये लेकिन ये याद रखना कि केवल दहशतवाद के खिलाफ लड़ाई करना ही इस भेंट का उद्देश्य नहीं है, इसमें बाकी सारे और मुद्दे बिल्कुल, हैं, के बिल्कुल। बारे में हम चर्चा कर सकते जी, हैं। प्रहार का आपने उल्लेख किया, एक अलग से ही इस पर कभी वीडियो करेंगे सर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपने चर्चा की अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन जो वैश्विक रूप से अपना पाँव फैलाए हुए हैं, आईसिस भी। उसमें जिस तरीके से एलएटी और अन्य पाकिस्तान में जो कश्मीरी आतंकी और आतंकी संगठन हैं और पाकिस्तान परस्त हैं पूरी तरीके से, और कुछ पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ सरगर्म हैं कश्मीर के नाम पर। उन सबको एलिमिनेट करने और उनकी पहचान करने का एक बड़ा तरीका इरायल इज़राइल और भारत मिलकर के खोज सकते हैं। शायद ये भी समझौते में या जो बातचीत आज आगे बढ़नी शुरू होगी, उसके एजेंडे में होगा। देखिए, दहशतवाद नाम का जो प्रकार है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कुछ भाग, ये दहशतवाद का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बहुत सारे दहशतवादी यहाँ पर है। अगर दुनिया में कहीं पर भी दहशतवादी हमला होता है, तो उसके जो रूट्स होते हैं, ये अफ़पाक यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से आते हैं। अगर आप पाकिस्तान का हाल देखें, तो आज पाकिस्तान के अंदर जो दहशतवादी है, इनको 3 ग्रुपों में 3 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर हम उसे बाँट सकते हैं। एक है कुछ ग्रुप्स की जो इंटरनेशनल है, दुनिया में कहीं पर भी काम करते हैं, जैसे अल-कायदा है, आईसिस है, बोको हराम वगैरह है, ये काफ़ी जगह पे है। मतलब एक कंट्री में नहीं है, हुँ, बल्कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। हुँ, दूसरे एक दहशतवादी गठ है कि जो केवल भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसमें 3 बड़े गठ हैं, लश्कर-ए-तोयबा है, जैश-ए-मोहम्मद जैसे है, हिज़्बुल मुजाहिद है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जैश-ए-मोहम्मद के जो चीफ थे मौलाना मसूद अज़हर, हुँ, उनकी फैमिली इसमें बर्बाद हो गई है। 250 से ज़्यादा दहशतवादी हमने जी, सिंदूर के अंदर मारे हुए हैं। तो ये भारत के खिलाफ काम करते हैं ज़्यादातर। और तीसरे जो दहशतवादी गठ है, वो है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, वो बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ गठ है, जिसमें से एक गठ है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान। जो अफ़गानिस्तान से काम करता है, जो खैबर पख्तूनख्वा
जो पठान इलाका है, उसे वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का इलाका अफ़गानिस्तान में शामिल हो जाए और ग्रेटर पख्तूनिस्तान बने। पख्तूनिस्तान या पठानस्तान या ये न नाम अलग-अलग है, लेकिन मतलब एक ही है, पठान, जो अफ़गानिस्तान में भी है, जो खैबर बिल्कुल। पख्तूनख्वा भी है। और आपको पता है कि इमरान खान जो आजकल जेल में है, उनकी हालात काफ़ी खराब है। हुँ, ये एक पठान थे, पठान है, और वो खैबर पख्तूनख्वा के एक वो चीफ मिनिस्टर भी थे, ये आपको हुँ, पता होना चाहिए। हुँ, तो ये इसका भी पाकिस्तान को काफ़ी सारा धोखा है। और इन सभी जो गठ है, उद्देश्य अलग-अलग होगा, लेकिन उनके आपस में कोऑपरेशन काफ़ी सारा होता है, क्योंकि हथियार जो अफ़गानिस्तान में छोड़े हैं, $5 बिलियन डॉलर्स के अमेरिका ने, वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एक-दूसरे को ये लॉजिस्टिक की मदद करते हैं। तो इसीलिए हमने ये जो दहशतवादी गठ है, इसको एक कोहेसिव तरीके से देखने की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया की जो नज़र है, ये इनकी जो रूट्स है, उनका सप्लाई, फाइनेंशियल सप्लाई, आपको पता होगा कि एक एफएटीएफ नाम का ग्रुप है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हुँ, उसने बहुत बार पाकिस्तान को वार्न किया है। हुँ, और उनको मदद मिलती है कुछ मुस्लिम राष्ट्रों से, कुछ संस्थाओं से, कुछ इंडिविजुअल से वगैरह। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक ऑल आउट वॉर हमने शुरू किया है दहशतवादियों के खिलाफ, जिसमें उनके फाइनेंशियल सोर्सेज को रोकना है, जिसमें उनके जो अड्डे हैं, वहाँ पे स्ट्राइक करना है, जो देश उनको मदद करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, हुँ, और टेक्नोलॉजी जो उनको दी जाती है, खासकर साइबर की टेक्नोलॉजी, उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो इनके बारे में होता है, इसको सबके साथ शेयर करना है। तो ये सभी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारे देश ने बनाया है, भारत ने बनाया है, जिसका इस्तेमाल हम हमारे मित्र राष्ट्र की मदद लेते हुए करेंगे। करने वाले हैं, जिससे ये जो खतरा है, रेडिकलाइजेशन है, ये कम होने की उम्मीद है। एक बड़ा सवाल है सर जो जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से प्रभावित करता है और उसकी झलक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल के संसद इनसेट को संबोधित करेंगे, उस समय 1.5 घंटे का संबोधन है और उस दौरान पूरी दुनिया की नज़र प्रधानमंत्री के संबोधन पे होगी। उस संबोधन का जियोपॉलिटिकल एनालिसिस अगर आप करें, तो सिनेरियो पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, इज़राइल हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है। जो टेक्नोलॉज़ी जो अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं था, जो टेक्नोलॉज़ी वो जो अमेरिका ट्रांसफ़र तैयार करने के लिए तैयार नहीं था, वो इज़राइल हमारे पास दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी जो अगर आप सुरक्षा की बात करें, तो आज 2 प्रकार के बड़े वेपन्स के ऊपर एग्रीमेंट होने की एक संभावना है। एक तो है अलग-अलग प्रकार के मिसाइल्स, जिनका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर, एयर टू ग्राउंड वगैरह। ये इज़राइल के पास कुछ अच्छे मिसाइल्स है, जैसे कि हमारा अच्छा मिसाइल ब्रह्मोस माना जाता है अपने क्लास में, तो उससे भी अच्छा रेंज वाला, अच्छा मतलब ज़्यादा रेंज और ज़्यादा पावरफुल, इसका ही मतलब अच्छा होता है। तो वो है कि जो वो हमें ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है। तो वो है ये अलग-अलग प्रकार के मिसाइल कि जो हमारे पास आएगी। दूसरा जो इज़राइल का जो एयर डिफेंस है, ये एक वर्ल्ड क्लास है। आयरन और डोम। हमें भी, हम ऑपरेशन सुदर्शन चक्र नाम का जो एक तैयार कर रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस जो है, आर्म फोर्सेस का तो अच्छा है, लेकिन जो हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है, उनका एयर डिफेंस को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। खास तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स है, रिफाइनरीज़ जैसे कि जामनगर वगैरह में वो हुँ, है। हुँ, पाकिस्तान ने बोला है कि हम ड्रोन की मदद से वहाँ पे करेंगे। तो वहाँ पर भी एक कॉस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस लगाने की ज़रूरत है। हम कॉस्टली एयर डिफेंस नहीं लगा सकते हैं, हुँ, क्योंकि एक रिफाइनरी के ऊपर अगर आप हज़ारों कोटि रुपए का जब डिफेंस लगाना शुरू करें, तो खर्चा ज़्यादा आएगा ना। तो हुँ, इसलिए हम वहाँ पे लेज़र की मदद से ड्रोन्स को किस प्रकार से गिराएँगे, इस प्रकार का डिफेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इज़राइल माहिर है। तो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम के अंदर जो सूटेबल लो कॉस्ट ऑप्शंस है, हुँ, इसका इस्तेमाल करते हुए हम हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, जिसके 2 के मैंने नाम लिए थे, इसके सिवाय हमारे बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं, जहाँ से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड चलता है। जैसे कि महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई है, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, और इसके सिवाय टोटल 12 बड़े-बड़े पोर्ट्स हमारे देश में। तो उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे हुँ, ट्रेड बंद हो जाता है, तो गड़बड़ होगी। तो ये
एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम मिसाइल, इसका तो कोऑपरेशन होने वाला ही है। इसके सिवाय दूसरी जो चीज है वो है इनके साथ जो निश टेक्नोलॉजीज होता है, जो जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज होता है, इसके साथ कोऑपरेशन, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में अभी सबमिट हुआ था। तो एआई का इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में, उसके एप्लीकेशंस अलग अलग है। तो वहां पे हमने कोऑपरेशन करने की जरूरत है। डिफेंस का एआई अलग होता है, एग्रीकल्चर में अलग होता है, इंडस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में अलग होता है। तो वो कोऑपरेशन बढ़ने की जरूरत है। इसके सिवाय क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कि एक जो निश टेक्नोलॉजी है, जो हमारा साइबर डिफेंस अच्छी करेगी, उसके अंदर भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसके सिवाय जो इजराइल के जो साइबर डिफेंसेस है, बहुत ही मजबूत है। तो साइबर वॉर के अंदर वो भी हमारी जो सिस्टम है ये और आगे बढ़ सकती है। अभी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिफेंस कोऑपरेशन हो या निश टेक्नोलॉजीज के अंदर का कोऑपरेशन हो, पहले हम हमारी रिलेशनशिप ये बायर और सेलर की थी। वो सेल करते थे, हम बाय करते थे। हुँ, लेकिन अभी ये बदली होके ये हो गई है जॉइंट प्रोडक्शन और हुँ, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राइट। तो ये मतलब अभी हम इसमें इक्वल हो गए हैं, जिस क्योंकि फायदा केवल हमें ही नहीं, फायदा इज़राइल को भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर एक टेक्नोलॉजी जो 2 साल में वो डेवलप करने वाले थे, दोनों एक साथ कोऑपरेट करते हैं और वो 1 साल में हो जाता है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। राइट। सिंपल सिंपल चीज़ है। खास तो हमारे अलग-अलग जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके ऊपर मिसाइल्स का बेटिंग करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ये रिसर्च जल्दी हो जाए, तो वो हमारी सिस्टम जल्दी एफिशिएंट हो जाएगी। तो ये निश टेक्नोलॉजीज़ में हमारा कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ने वाला है। तीसरी जो बात है, वो है इकोनॉमिक। अभी हमारा और इज़राइल का ट्रेड तो काफ़ी अच्छा है, हुँ, लेकिन अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम का जो करार है, जो हमने 28 देशों के साथ अभी तक किया है, वो इज़राइल के साथ नहीं हुआ है। तो अगर वो जल्दी हो जाए, तो हमारा जो ट्रेड है, ये ऑलमोस्ट डबल होने की पॉसिबिलिटी है। चौथा जो प्रकार है, वो है एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर। हुँ, इज़राइल एग्रीकल्चर की सुपर पावर है। वहाँ पे डेज़र्ट्स के अंदर जो राइट। उनकी वाटर मैनेजमेंट है, वर्ल्ड क्लास है। हमारा जो देश है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये डेज़र्ट है। तो वहाँ पे इज़राइल की टेक्नोलॉजी पहले ही काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे स्कोप और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम एग्रीकल्चर जो है, राजस्थान और गुजरात में उतना ही प्रोडक्टिव करें जितना इज़राइल का प्रोडक्शन है। मतलब इज़राइल का जो पर एकड़ जो क्रॉप लेते हैं डेज़र्ट के अंदर, हम उससे आधा भी नहीं लेते हैं। हुँ, तो काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कोऑपरेशन है, ये बहुत ही बढ़ने वाला है। और इसके अंदर इज़राइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, इसके बारे में 1 मिनट ही बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। वो मतलब मोसाद हो या कोई और हो, तो वो अपने शत्रु को चुन-चुन के मारते हैं। तो ये एक वर्ल्ड क्लास उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है। तो वहाँ के जो हमारा जॉइंट दुश्मन जो है, उसके खिलाफ अगर उनका मारने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो हमारी, क्योंकि आजकल ऑल आउट वॉर नहीं हो सकता। अलग-अलग कारण है, खर्चा होता है वगैरह-वगैरह। तो अगर हम लीडरशिप को ही उठा लें, समझो पाकिस्तान में जो जैश-ए-मोहम्मद की है, लश्कर-ए-तोयबा की, हिज़्बुल मुजाहिद की है, तो उनकी ज़ाहिर है कि उनकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि अगर लीडर मारा जाता है तो नेक्स्ट लीडर आएगा, लेकिन वो इतना काबिलियत नहीं होगा जितना पहले वाला था। तो इंटेलिजेंस फील्ड के अंदर भी हमारा कोऑपरेशन उनके साथ बहुत ही बढ़ने वाला है, लेकिन ये ज़्यादा पब्लिक डोमेन में इसके बारे में बातचीत नहीं की जाती। और इसमें लास्ट मुद्दा जो है, जिसको हम बोलेंगे मैन पावर की इस्तेमाल। अभी क्या हुआ है कि पूरा इज़राइल अभी फायर के नीचे है। उनको उनके जो अलग-अलग इंडस्ट्री है, ये बंद पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे वेपन आ वर्कर्स जाते हैं चाहिए उन्हें। और उनके जो वर्कर्स नहीं है वहाँ पे। तो ये वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जी। ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ इज़राइल की इंडस्ट्री हमारे देश में आके इसके ऊपर काम करना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे सेफ नहीं, अगर आपका सायरन बज गया, तो चुपचाप से आपको अपना काम बंद करना पड़ता है। इस प्रकार से कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती है। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, जिसके अंदर हमारी कोऑपरेशन होने की मतलब बात है। कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएगी, कुछ के बारे में नहीं आएगी। हुँ, लेकिन बात ये है कि कोऑपरेशन बढ़ेगा
और इस समय हमारे देश के पंतप्रधान अगर एक वॉर ज़ोन कंट्री में जाके बड़ा 2 दिन रहते हैं, बड़े तो मायने। ये इंडिकेशन है कि हम कुछ बड़ा उससे फ़ायदा उससे होने वाला है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। सर लास्ट सवाल है और यही सब जानना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम कंट्रीज या इस्लामिक देश या गल्फ के वो देश जो भारत के भी एलाई हैं, इसराइल के साथ इस समय वॉर जोन में पीएम का जाना, 2 दिन वहां रुकना, वही सवाल मैं फिर पूछूंगा, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या कुछ चेंज हो रहा है या भारत की धमक बढ़ने जा रही है? बहुत संक्षिप्त शब्दों में सर। देखिए, बातचीत ऐसे है कि अभी इस्लामिक कंट्री ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग शिया है, कुछ सुन्नी है। अभी शिया ईरान है, इसके खिलाफ ज़्यादातर कार्रवाई हो रही है इज़राइल की। उन्होंने पहले भी हमला किया था और अभी भी तैयार है हमला करने के लिए। कुछ लोग हमारे डराते हैं कि ईरान के ऊपर हमला होगा, तो भारत के ऊपर बहुत असर होगा। मैं आपके माध्यम के थ्रू बोलना चाहूँगा, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल सिक्योरिटी बिल्कुल सेफ है, इवन इफ ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो। लेकिन जब तक ये सुन्नी देश है, खास तो यूएई वगैरह, या भी इनका कोऑपरेशन काफी बड़ा है इजराइल के साथ, क्योंकि वो ईरान को ज्यादा बड़ा दुश्मन समझते हैं। तो अगर इजराइल के साथ ये कुछ और अरब कंट्रीज है, जॉर्डन है, खास तो बड़े कंट्री सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जो एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, वो अगर उनके साथ कोऑपरेशन होता है, तो हमारा जो आईमेक नाम का जो कॉरिडोर है, जो बनाने की हम कोशिश कर रहे थे, जिससे हमारा मतलब जो ट्रेड होता है यूरोप बिल्कुल। को वगैरह, वो ज़्यादा इकोनॉमिक हो जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें होने की संभावना है, क्योंकि इज़राइल के पास दिमाग है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, और जो जिसके लिए जो पैसा चाहिए, ये खास तो यूएई या सऊदी अरेबिया जैसे जो देश है, वो इसे सप्लाई कर सकते हैं। इसे I2U2 नाम का एक कोऑपरेशन बोला जाता है, जिसमें अमेरिका भी कुछ हद तक शामिल है। I2U2 अमेरिका है, इजराइल है, यूएई है, और उसमें अपना ये भी है। तो ये सब हो जाए तो हमें ऑल्टरनेट रूट मिल सकते हैं ट्रेड के लिए, जो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। और ये एक जो अपना चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको ये काउंटर है, जिससे हम हमारा जो लॉन्ग टर्म दुश्मन है चाइना, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये ऑल इन ऑल इस विजिट में काफी सारी उथल पुथल होने वाली है, और हम हमारे मित्रों का एक अलायंस तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारी अलग अलग फील्ड में कोऑपरेशन बढ़े। लेकिन इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हमारी इकोनॉमी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और टेक्नोलॉजी जो बाकी देश हमें देने के लिए तैयार नहीं होते, खास तो नीश टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमेशा उसे सेमीकंडक्टर ये कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि ये एक पावर हाउस होता है। रेयर मिनरल्स, इसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सप्लाई चेन, इसकी प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल्स, इसके ऊपर पूरा चीन का कंट्रोल हो गया है। तो इस सब फील्ड के अंदर हमारे मित्रों का जो एक गठबंधन बन जाता है, तो ये हम इकट्ठा होके इस प्रकार की चैलेंजेस को अगर फेस करते हैं, तो चैलेंजेस की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे हमारी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये बढ़ सकता है। तो ऑल इन ऑल ये विजिट जो इजराइल को है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनकी जो पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले हैं, ये भी मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार है कि जो भारत के पंतप्रधान इजराइल के पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। तो ये एक उसका जो ये भी महत्व है, सामरिक महत्व है, ये भी काफी बड़ा है। तो ये विजिट सक्सेसफुल होगी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, इसके बारे में किसी के भी दिल में कोई भी सवाल या शक नहीं होना चाहिए। ब्रिगेड साहब ने एक एक करके हर मुद्दे पर अपनी बात को रखा है। आप इनकी बातों से कहाँ सहमत हैं? आप प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। कोई सवाल हो तो पूछिए, किसी अगले वीडियो में हम सर से उस सवाल का जवाब लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।